हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था में यूपीपीएससी में चल रहे टेस्ट सीरीज के बारे में संपर्क करने के लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हिस्ट्री की श्रृंखला में हम महाजनपद काल के बारे में सब देखेंगे। महाजनपद काल में हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रश्न आते हैं वो महाजनपद काल में राजधानियाँ, उनकी वर्तमान स्थिति, कहाँ से किस राजा का संबंध, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि आखिर वैदिक काल के बाद ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ कैसे। तो हम जानते हैं कि इतिहास में परिवर्तन होते रहे। जैसे वैदिक काल में जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चलते रहे, धर्म में अति जटिलता आती रही, उसके परिवर्तन स्वरूप धार्मिक आंदोलन होते हैं जिनमें बौद्ध, जैन और 62 संप्रदायों का जन्म होता है, जिससे हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में कुछ नियमों के अनुपालन में कठोरता में कमी आती है। उसके कारण से क्या हुआ, लोगों को आगे बढ़ने और उदय करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर उसी समय ये था कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हो चुका था। आगे 6ठी शताब्दी आते आते लोहे का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा। कृषि के क्षेत्र में जब लोहे का प्रयोग हुआ तो उसके द्वारा कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है, अत्यधिक वृद्धि हुई। और कृषि में जब अत्यधिक वृद्धि हुई तो इसका अधिशेष होने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो कृषि करते थे उनको किसी को बेचने के लिए विवश थे कि उसे कहीं ना कहीं भेजा जाए और कहीं ना कहीं उसकी खपत की जाए। इसी व्यवस्था ने, इसी अधिशेष ने व्यापार को जन्म दिया। और व्यापार को रेगुलेट करने के लिए, व्यापार का जो रेगुलेशन था उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता हुई। और इसी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा आगे चलकर हम देखते हैं कि राजा और उसके राज्यों का उदय हुआ। तो 6ठी शताब्दी का जो परिवर्तन था वो लोहे और कृषि के साथ ही धार्मिक परिवर्तन, अर्थव्यवस्था का व्यापक परिवर्तन था, जिसके कारण से महाजनपदों का उदय हुआ। इस व्यवस्था को, इस व्यापार प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य और प्रशासन की जो व्यवस्था चली वह आगे चलकर एक बृहद रूप धारण करती है, कर व्यवस्था में कन्वर्ट होती है और महाजनपद जैसे काल का उदय होता है। अच्छा, अधिक कृषि में जब लोहे का उत्पादन हुआ तो फिर जब धार्मिक सुधार हुए तो जो उसमें ब्राह्मण के कार्य, वैश्य, शूद्र के कार्य अलग निर्धारित किए गए थे। कृषि में आवश्यकता को देखते हुए जैन और बौद्ध धर्म ने ऐसी व्यवस्था की कि दासों को भी कृषि में लगाया जाने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी श्रम की समस्या भी समाधान हो गई और इन समस्याओं के समाधान के साथ एक आर्थिक समृद्धि ने महाजनपद काल के उदय की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। अब जो 16 महाजनपद है उनमें जो मुख्य फैक्ट होता है, महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो महाजनपद की जो जानकारी होती है वह हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसको हम कहते हैं भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी, भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये ऐसा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का नाम है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में जिन 16 महाजनपदों का सूची दी गई है उनके नामों में कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलते हैं। ये परिवर्तन उनके द्वारा दी गई महत्ता पर निर्भर कर जाता है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनके वर्तमान स्थिति क्या है, उनकी राजधानियां क्या है। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो क्या था, हमने कहा कि वो प्रशासनिक इकाइयां बनते गए और बड़े राज्य का रूप लेते गए। जैसे वर्तमान में हम केंद्र, राज्य, संभाग और जिलों के बारे में देखते हैं, वैसे उस समय भी व्यवस्था थी। 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के, देखिए क्या हुआ कि जो पहली हमारी नगरी सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता में यानी सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। लेकिन जो हमारी द्वितीय नगरी क्रांति थी अर्थात 6ठी शताब्दी में
भारत में जो सेकंड नगरी क्रांति हुई थी उसका आधार भारत के गंगा का क्षेत्र, गंगा यमुना के जो द्वाब क्षेत्र था, वहां पर 6ठी शताब्दी में हम द्वितीय नगरीकरण का प्रादुर्भाव देखते हैं। अब देखें कि भारत गंगा क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 1000 वर्षों के बाद कई बड़े शहरों का विकास मिला। कारण हमने पहले भी चर्चा की। इस अवधि में बौद्ध धर्म, जैन धर्म में वृद्धि हुई और वैदिक काल के विचारों को खारिज कर देता है। मतलब कुछ आधुनिक विचार इसमें आते हैं और बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप पूर्वी क्षेत्र में फैले हुए थे। ये जो थे हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और भारत उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए थे। यह 5वीं व 6ठी शताब्दी का समय था जब भारत का प्रशासन इन महाजनपदों के माध्यम से चलता रहा। तो हमने देखा कैसे द्वितीय नगरी क्रांति आई और किस प्रकार से महाजनपदों का उद्भव हुआ। फिर 6ठी शताब्दी, पहले हम राजधानी देख लेंगे, उसके बाद हम उसको मैप में भी लोकेट करेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन काल में प्राचीन भारत में कई राज्य थे और इस युग में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक राजनीतिक विकास भारत गंगा के मैदान को पार करते हुए देखे गए। इन बस्तियों में जनपदों से महाजनपद तक का विकास का नेतृत्व किया। 6ठी ईसा पूर्व तक मुख्य राजनीतिक गतिविधियों का ध्यान गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक, मतलब पश्चिम से चला और पूर्वी तक हम देखते हैं कि वो विकास, राजनीतिक विकास देखा गया। और गंगा के मैदान के पूर्वी भाग में वर्तमान में जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल है, यह भी इसमें शामिल थे। और इस बदलाव का जो मुख्य कारण था वो क्या था? उपजाऊ भूमि, बेहतर जलवायु, वर्षा, नदियों के साथ स्थलाकृति की स्थिति। तो जब हम भूमि उपजाऊ, उसी में लोहे के प्रयोग के द्वारा कुछ गहरी खुदाइयां होने लगी। फिर जलवायु परिवर्तन और नदियों के आसपास की भूमि वैसे भी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। यही कारण है कि अधिकांशतः जो सभ्यताओं का जन्म होता है वो नदियों के किनारे होता है। फिर वास्तव में यह लोहे के औजार और हथियारों को संवर्धित उपयोग था, मतलब उनका मिला जुला उपयोग था कि कुछ मौसम संबंधित घटनाएं साथ दे रही थी, कुछ उपजाऊ भूमि थी और कुछ लोहे के औजार थे जो ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित कर रहे थे जिनमें महाजनपदों का उदय हुआ और जिसने छोटे राज्यों को एक राज्य के रूप में विकसित करने का अधिकार दिया, जिसे बाद में महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा था। तो अब वो कौन से 16 महाजनपद हैं जिनका हम भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में उल्लेख देखते हैं? आइए देखें, क्योंकि इसके वर्तमान स्थिति के बाद से ही हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या इसका कहाँ पर है और क्या इसकी राजधानी है। तो आइए देखते हैं कि जो अंग है, अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। वर्तमान में जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है, कहाँ का? बिहार का। बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में हमें अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में भी मिलता है। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान इसे मगध साम्राज्य में अपने कब्जे में ले लिया था। यह वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहते कि बिंबिसार के समय यह अंग जो है वह मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। फिर मगध की बात करें, अब मगध कहाँ था जिसने बिंबिसार के समय चंपा को भी अपने मिला लिया? फिर देखें, मगध की जो राजधानी थी उसे गिरिब्रिज या राजगृह कहा जाता है। वर्तमान बिहार के गया और पटना में जो है मगध स्थित है। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और बताया जाता है कि मगध अर्ध ब्राह्मणवादी निवास स्थान था, मतलब ब्राह्मण भी रहते थे और अर्ध ब्राह्मण जो रहते थे वो भी वहां निवास करते थे। यह वर्तमान में बिहार के अंग के निकट स्थित है जो चंपा नदी से विभाजित था। और बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया और पहले बौद्ध परिषद राजगृह का आयोजन भी राजगृह में ही हुआ था। जो बौद्ध परिषद हुई थी उसके प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन भी राजगृह में हुआ था, जिसका उल्लेख हम आगे बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा में देखेंगे। काशी की अगर बात की जाए तो काशी उत्तर प्रदेश के बनारस में, यूपी के बनारस में है। यह बनारस में स्थित है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम
वरुणा और असी नदी, वरुणा और असी नदी के नाम पर पड़ा है। यानी कि जो काशी है उसे बनारस यानी वरुण और असी नदी के मिलन से माना जाता है। वत्स, वत्स की अगर बात करें तो वत्स की राजधानी कौशुम, पुराने समय में इसे कौसुम कहा जाता था, वर्तमान में इसे कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। तो जो वत्स की राजधानी हुआ करती थी वह कौशुम कौसम हुआ करती थी और इसे कौशाम्बी भी कहते हैं। ये कहाँ, इलाहाबाद में स्थित है, यूपी के इलाहाबाद में इसकी स्थिति देखी जाती है। वत्स को वामसा के नाम से भी जाना जाता था और इस महाजनपद के शासन में राजतंत्री स्वरूप का भी अनुसरण किया गया। इसकी जो राजधानी थी वह कौशाम्बी या कोसम थी। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय शहर था। यहाँ पर केंद्र में क्या होती थी, आर्थिक गतिविधियां होती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक समृद्ध व्यापार और व्यापारिक परिदृश्य था। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था और इसकी वर्तमान स्थिति हमने चर्चा की कि इलाहाबाद में स्थित है। अगर कौशल की बात करें तो कौशल वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी वह श्रावस्ती थी। यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है और श्रावस्ती इसकी राजधानी है। सौरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और मेगास्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था और साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी भी निवास किया करते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर निवास करते थे। अच्छा, पांचाल उत्तरी पांचाल की राजधानी जो हुआ करती थी वह अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की अगर बात की जाए तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। पांचाल कहाँ पड़ता है, तो पांचाल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जैसा कि हमने बात किया कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी की काम्पिल्य थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और इसका जो स्वरूप था वह राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित स्थानांतरित हो गया था। अब कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती है और इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो मेरठ और हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्व, वहां पर इसकी लोकेशन मानी जाती है और कुरु को वास्तव में उत्तर प्रदेश का भाग माना ही जाता है और क्योंकि ये मेरठ के आधे भाग को लेता है। अच्छा, कुरु क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। कुरु क्षेत्र में आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से किसका भाग था, तो कुरु महाजनपद का भाग था। यह एक गणतंत्र के रूप में चलता था, मतलब राजतंत्र के साथ गणतंत्र व्यवस्था का जो प्रारंभ देखा गया था वह भी महाजनपद काल में देखा गया था। लिच्छवी एक बहुत बड़ा गणतंत्र राज्य था जिसे हम आगे पढ़ेंगे। मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर थी। यूपीपीसीएस में पूछा भी गया कि विराटनगर की वर्तमान स्थिति क्या है, तो राजस्थान का जो जयपुर है वहां पर हम देखते हैं कि मत्स्य नामक महाजनपद विराजमान था। यह पांचालों के पश्चिम में और कौरवों के दक्षिण में स्थित थी। इसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान स्थिति हम जानते हैं। चेदी की बात की जाए तो चेदी की जो राजधानी थी वह सोथीवती थी और यह वर्तमान में अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बांदा के आसपास का क्षेत्र है, वह चेदी के लिए जाना जाता है। चेदी महाजनपद वहां था। इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में किया जाता है। इसकी राजधानी हमने चर्चा की सोथीमती और वर्तमान में बुंदेलखंड में है। अब अवंती की बात की जाए तो उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वह उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की बात करें तो दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी और इसका जो वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंती के लिए जाना जाता है। उत्तरी राजधानी उसकी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती थी। अवंती बौद्ध धर्म के उदय में महत्वपूर्ण था। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती स्थित है। वर्तमान में मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में हम इसकी स्थिति देखते हैं। अगर गांधार की बात कर ली जाए
तो गांधार, हम तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी प्रांत में पड़ता है। कहाँ? तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी प्रांत है वहां पे हम गांधार की स्थिति को देखते हैं। और अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख है। लोग युद्ध की कला का में अत्यधिक प्रशिक्षित थे। यहाँ के जो गांधार के लोग थे, इन्हें युद्ध कौशल के बारे में ज्ञान था, इनका प्रशिक्षण था। यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जो हमारे सामान थे, अधिशेष उत्पादन थे, व्यापार की गतिविधियां होती थी, वो भारत के द्वारा भारत से बाहर अफगानिस्तान और आगे यूरोप तक जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। अब कम्बोज की बात करें तो कम्बोज की जो स्थिति है, कम्बोज वो हाटक, उसकी राजधानी हाटक थी। हिंद कुश जो वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य लगता है, तो हिंद कुश पर्वत के आसपास कम्बोज की स्थिति देखते हैं। और राजधानी, और यह कश्मीर और हिंद कुश में स्थित है। कई साहित्यिक स्रोतों में इसका उल्लेख है। कम्बोज एक गणराज्य था, यानी कि जनता का भी शासन इसमें सहयोग विद्यमान था। अब अस्मक की बात करें तो जो अस्मक राज्य था, उसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान या पैठन कही जाती है, कि अस्मक की राजधानी पैठन हुआ करती थी। अच्छा, यह गोदावरी के तट पर स्थित है, पैठन की स्थिति, और यह गोदावरी के तट पर स्थित है। अच्छा, अस्मक की एक बात है कि जितने भी 16 महाजनपद पाए गए सभी उत्तर भारत में थे, जबकि एकमात्र महाजनपद था जिसकी स्थिति दक्षिण में देखी गई थी। क्यों? क्योंकि यह दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र महाजनपद दक्षिण में कौन सा था, तो वो अस्मक था। और वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी वैशाली, वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली बिहार में थी। हम पहले भी बताएं कि वैशाली जो है एक बहुत बड़ा गणतंत्र था और कई कई जनपदों का यह समूह था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और उसके मुख्य जनजाति जो है, उसमें मुख्य जातियां जो है, जातियों वो लिच्छवी, वैदेहन, ज्ञानत्रिक और वज्जी थी। मल्ल की बात करें तो मल्ल वो उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र के पाया जाता है। इसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाभारत में मिलता है। मल्ल एक गणतंत्र था और इसकी राजधानी कुशीनारा थी जो देवरिया में स्थित है। इसके साथ ही एक फैक्ट और जान ले कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इस 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था कि कितने महाजनपद यूपी में पड़ते हैं, तो 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद हैं उनका लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? कुरु, पांचाल, काशी, वत्स, चेदी और कौशल, जिसे हम मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं जो यूपी में हैं और किन की लोकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे 16 महाजनपद है वो मैप में किस प्रकार से हैं। तो हम ये देखिए, गांधार है, गांधार की लोकेशन आप देख सकते हैं। कुरु देखिए, पांचाल देखिए, कौशल देखिए, मल्ल दिख रहा है और काशी हमें दिख रहा है, और मगध की स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। अंग देखिए, वज्जी संघ की स्थिति देखिए, और उसके बाद मत्स्य की देखिए जो हमारा राजस्थान में है। अवंती की स्थिति देखिए जिसकी राजधानी हमने उज्जैनी चर्चा की। और अस्मक जो हमने कहा कि दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है, तो यही अस्मक है जिसको हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पास इसकी लोकेशन पड़ रही है और ये एकमात्र जनपद था जो दक्षिण में पड़ता था। और अगर यूपी के क्षेत्रों की बात करें तो यूपी में जो 8 हैं वो कुरु हैं, पांचाल हैं, कौशल हो जाता है, मल्ल हो जाता है, काशी की स्थिति भी देखी जाती है, वत्स की स्थिति भी देखेंगे हम, और जो चेदी जनपद है, चेदी, ये हमारे यूपी के 8 जनपद हो जाते हैं। काशी, मल्ल, वत्स, चेदी, कौशल, पांचाल और कुरु। और इसके बाद जो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे हमारी सारे महाजनपद स्पष्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अगर सही कथन के बारे में बात करें
तो सभी महाजनपद अल्पतंत्री थे। यहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता था। अच्छा, महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे और महाजनपद कोई सेना नहीं थी। अगर इसको हम देखते हैं तो बौद्ध और जैन ग्रंथ, हाँ, महाजनपद में कोई सेना नहीं थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। अगर इन कथनों पर विचार किया जाए तो थर्ड कथन के बारे में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वह 1 और 2 सही होंगे। अच्छा, 16 महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद की तो हमने पहले भी देखा कि मत्स्य की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी और विराटनगर उसकी राजधानी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। बिल्कुल, चूंकि गणतंत्र नाम है इसलिए इसमें कबीलाओं का भी अधिकार होता था। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र था। बिल्कुल, ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें, 6ठी शताब्दी में मत्स्य का महाजनपद कहाँ स्थित है, तो हमने कहा कि मत्स्य विराटनगर राजधानी है, यह राजस्थान में स्थित है। विश्व का पहला गणतंत्र अगर देखा जाए तो यह वैशाली की माना जाता है, वैशाली की लिच्छवी। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह थी, बाद में जो है प्रारंभिक राजगृह राजधानी थी। निम्नलिखित में से अजातशत्रु और के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश में अजातशत्रु रहते थे। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश थे, उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो उसी में जाने कि अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का नाम अवंतिका था। अवंती जो थी वह उज्जैन हुआ करती थी। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न देखे 16 महाजनपदों से, इससे हमें उसकी राजधानी और उसकी लोकेशन सब स्पष्ट हो जाती है। और संस्था ने टेलीग्राम में लाइव टेस्ट की भी प्रबंध किया है, जिसमें 50 ट्रेडिशनल और 50 करंट अफेयर के प्रश्न दिए जा रहे हैं। और इनसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।